हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे DSSB PRT पार्ट बी की प्रिपरेशन में आपको करा रही हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में लेकर चल रही हूँ और साथ ही साथ एक थ्योरी टॉपिक भी लेकर चल रही हूँ आपको, जिसमें आपको छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें पता चलती हैं उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में। सो ये एक नया इनिशिएटिव है मेरी तरफ से, है ना। 10 क्वेश्चन प्लस में 1 टॉपिक, तो ये लेकर चल रही हूँ। तो प्लीज आप अपनी कॉपी पेन जो भी है नोट्स बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेन वगैरह लेकर साथ बैठें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रूनर और बैंडुरा को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम लोग। ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग और बैंडुरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, दोनों का पर थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको पता चले कि कई बार चीजें जो कंपैरिजन में भी आ जाती हैं तो वहां पर आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। और बाकी के 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर रोल एज ए टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। तो देखिए, मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको इससे पिछले वाली क्लास में बताया था। मैंने जो क्लास 13 थी आपकी, 13 या 14 क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, साथ ही साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन वहीं से है। टू असिस्ट लर्निंग टीम्स टू डू देयर वर्क, मतलब सहकारी जो अधिगम मॉडल है इसकी क्या भूमिका है। सीखने वाले टीमों को अपना काम करने में सहायता करनी है हमें, ठीक है। टू लिस्ट नॉलेज ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षण सामग्री होती है उसके ज्ञान को सूचीबद्ध करने के लिए। टू गो ओवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लेसन एंड एस्टैब्लिश द लर्निंग सेट, ठीक है। मतलब ये है कि पाठ के जितने भी उद्देश्य मतलब जो उद्देश्य होते हैं उनकी समीक्षा करते हैं और जो भी होता है उसको एस्टैब्लिश करते हैं, हम लर्निंग को एस्टैब्लिश करते हैं एक तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, टीचर की भूमिका के बारे में पूछा गया है, नॉट स्टूडेंट, ठीक है। टीचर क्या रोल करेगा अगर टीचर ने कोऑपरेटिव लर्निंग करानी है अपनी क्लास में, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, बेसिकली आप एक शेयर्ड गोल के लिए जैसे आपने ग्रुप बना दिए, सपोज 5 का एक ग्रुप बन गया, 5 का एक ग्रुप बन गया, तो इनको एक मतलब इस ग्रुप को एक गोल दिया गया, एक ऑब्जेक्टिव दिया गया और ये सभी लोग इसको पूरा करने के लिए काम करेंगे कोऑपरेटिवली। ओके, ये होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगा भाई, उनको असिस्ट करेगा लर्निंग टीम्स को कि ताकि वो अपना काम करे, बिल्कुल ठीक है। टू लिस्ट नॉलेज ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो भी लर्निंग मटेरियल जो है प्रोवाइड कराना चाहेगा टीचर उनको प्रोवाइड करेगा ताकि उनको हेल्प हो थोड़ी सी, तो ये भी ठीक है। टू गो ओवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लेसन, और वो बार बार पाठ के उद्देश्य की समीक्षा करेगा क्योंकि उसको पता है कि एक्चुअली बच्चों को मैंने कुछ टारगेट्स दिए हैं जो उनको पूरे करने हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को वो है ध्यान रखेगा। और जो लर्निंग का एक प्रॉपर सेट बनता है ना कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में इस चीज जगह पर इसको लर्निंग को फोकस करना है, उसको फोकस करेगा। तो ये सारे ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है तीनों ही टीचर के इंपॉर्टेंट रोल होंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। तो जो खेल पद्धति होती है उसका क्लासरूम में मेथड ऑफ टीचिंग का क्या मतलब एडवांटेज होता है, ये बताना है आपको। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि प्लेवे मेथड जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। सो एडवांटेज क्या है प्लेवे मेथड की, लर्निंग बिकम्स नेचुरल, जॉयफुल एंड एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस, मतलब सीखना एक स्वाभाविक, आनंदमय और स्फूर्तिदायक बन जाता है अनुभव। इट प्रोवाइड स्कोप टू द चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव नीड्स। ये हेल्प करता है कि बच्चे अपनी फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव नीड्स को जो है फुलफिल कर पाए, उनको जरूरत को पूरा कर पाए। इट हेल्प्स टू बिल्ड हेल्दी स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, खेल खेल में सिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। हम भी बच्चे थे कभी, हमें भी अच्छा लगता था कोई खेल खेल में सिखाए तो, लेकिन उस टाइम पे खैर होता नहीं था। लेकिन ये बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, आनंद मतलब मजा भी होता है बच्चों को और बच्चे बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। बच्चों को अपनी फिजिकल देखो, अगर आप खेलेंगे ऑब्वियसली तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट तो होगी। इमोशनल मतलब वो ग्रुप में भी खेलेंगे, हर तरह से खेलेंगे तो इमोशनली थोड़ा सा स्टेबल होना सीखेंगे। कॉग्निटिव, क्योंकि किसी भी गेम में आपको आपके कॉग्निशन की जरूरत तो होती है, आपके संज्ञान की, तो वो भी हेल्प होगी। और बच्चों के टीचर और बच्चे का रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, स्टूडेंट रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा। इससे तीनों ही ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए स्टूडेंट डज हिज होमवर्क ओनली बिकॉज शी और ही फियर्स पेरेंटल डिससैटिस्फैक्शन फॉर नॉट डूइंग इट, ठीक है। एक बच्चा इसलिए होमवर्क करता है क्योंकि उसे ऐसा नहीं करने पर माता पिता के असंतोष का डर है कि भाई मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे, डांटेंगे, जो भी है। दिस रिप्रेजेंट्स विच काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट। तो इसमें बच्चे का उस काम करने का मोटिवेशन क्या है कि वो होमवर्क तो कंप्लीट करता है, लेकिन उससे पीछे का कोई कारण है, और कारण भी दिया हुआ है आपको, तो बताइए। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों मोटिवेशन होंगे, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों अभिप्रेरणा। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या फिर नीदर इंट्रिंसिक नॉर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
सो देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, जब कारण बहुत अंदर से आए, जिसका बाहरी कारकों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप अंदर से इतने मोटिवेटेड है। सपोज आपको एक नॉवेल पढ़नी है, आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप डेली डांस करते हैं क्योंकि आपके अंदर से आ रहा है, इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इंटरनली, है ना। कोई बाहर से आपको कोई प्रेज वगैरह इसकी कोई भूख नहीं है, बस आपको करना है डांस। कुछ लोग होते हैं ना जिनको म्यूजिक लवर्स होते हैं, कुछ नॉवेल रीड करते हैं, भाई उनको बहुत पसंद है, मतलब हर कोई नहीं करता है ना चीजें, क्योंकि उनका शौक होता है, जो भी कह लीजिए, तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स का एक फैक्टर है जो इन्वॉल्व है, तो ये टोटली एक्सटर्नल है, इसीलिए बच्ची अपना होमवर्क कर रही है। सो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच होती है जहां पर अधिगम पर फोकस किया जाता है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट। तो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि बच्चे जो है उनसे आशा की जाती है कि वे अधिगम और मूल्यांकन संपूर्ण जान वो लेंगे, मतलब वो खुद ही लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी लर्निंग की और उसका असेसमेंट भी करेंगे। सो इन विच वेज दिस हेल्प स्टूडेंट्स, तो अगर ऐसा हम करते हैं, हम लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हैं कक्षा में, तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, क्या मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ लॉन्ग टीचर्स, कि बच्चे जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड मतलब स्वयं निर्देशित और आजीवन शिक्षक बन सकते हैं। ओके, सेकेंड है कि स्टूडेंट बिकम्स मोर प्रोफिशिएंट विद ऑल इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स, है ना। छात्र सभी सूचना साक्षरता कौशल के साथ कुशल बनते हैं। बेसिकली जो लिटरेसी स्किल्स है वो डेवलप होती है, प्रोफिशिएंट हो जाते हैं उसमें। स्टूडेंट्स कैन एंड डू असेस देयर ऑन लर्निंग, छात्र अपने स्वयं के सीखने का आकलन कर सकते हैं और कर सकते हैं। मतलब क्या, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लर्निंग में एरर है, जो भी है, मतलब अपनी लर्निंग का खुद से असेसमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में एज इट इज लिखा हुआ था, तो उसका गूगल ने ट्रांसलेट किया, जो भी है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, जब आप बच्चों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो लर्न भी करे, साथ साथ अपना असेसमेंट भी करे, तो इससे क्या हेल्प मिलती है बच्चे को। तो देखिए सेल्फ डायरेक्टेड तो होंगे ही, लाइफ लॉन्ग टीचर्स भी बनेंगे, क्योंकि अपना असेसमेंट कर रहे हैं, तो एक तरह से वो टीचर बन के कर रहे हैं ना, कि भाई ठीक है, आपको बायस नहीं होना, आपको सारी चीजें देखनी है ध्यान से, वो चीजें। प्रोफिशिएंट तो होंगे, उनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स आएंगी, उनके अंदर जो साक्षरता या सूचना संबंधी चीजें स्किल्स होती है, कौशल होती है ना, कि आपको बहुत ही माइन्यूटली वो अपना हर चीज चेक करेंगे, ठीक है, अपनी गलतियों को पहचानेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, तो हर चीज लिटरेसी स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स कैन डू एसेस देयर ओन लर्निंग, तो ये तो होगा ही। मतलब थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन मैंने एज इट इज टाइप किया, जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया है, मैंने चेक कर लिया है, सेम क्वेश्चन एज इट इज ही दिया हुआ है डीएसएस में। थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में गड़बड़ लग रही है, खैर छोड़िए, जो भी है। तो तीनों ही चीजें होंगी, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सारी चीजें डेवलप होंगी, है ना। अब आप इतना तो सीख गए होंगे कि आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जहां पर आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखनी है और यहाँ पर कुछ भी ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो बच्चों के लिए, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है फिफ्थ क्वेश्चन, ए चाइल्ड लर्निंग टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग। एक बच्चा जो है, चलो मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ पूरा। हाथ से लिखना सीख रही है एक बच्चा, या फिर सीख रहा एक बच्चा अपने शिक्षक को देखता है और ध्यान से देखता है कि वह किस तरह से कलम पकड़ रहा है, ठीक है। वह बच्चा अपने टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कि पेन किस तरह से पकड़ रहा है, अपनी उंगलियों को घुमा रहा है जहां वह बड़े अक्षर का उपयोग कर रहा है, और शिक्षक के कपड़े पहनने के तरीके पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। मतलब बच्चे को ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है टीचर ने क्या पहना है, ठीक है, लेकिन उसको ये मतलब है कि वो अपनी फिंगर्स कैसे मूव कर रहा है, पेन कैसे पकड़ रहा है, मतलब एक तरह से टीचर को उसने मॉडल मान लिया है, ठीक है, रोल मॉडल कह लो या मॉडल मान लो। बेंडुरा के अनुसार शामिल अवलोकन सीखने की प्रक्रिया के प्रकार को पहचाने। तो देखिए बेंडुरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जिसको मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी, उसमें 4 प्रोसेसेस का उन्होंने जिक्र किया है, अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, रिप्रोडक्शन, इन चारों का उन्होंने जिक्र किया है। आपने देखा यहाँ पर बच्ची ने किस तरह से अपने टीचर को जो है ऑब्जर्व किया है, तो बताइए कौन सी चीज है। देखो तीनों, अगर हम सारे प्रोसेस की बात करें तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड देन मोटिवेशन, ये सीक्वेंस है उनका। अटेंशन मतलब सबसे पहले आप ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपका मॉडल है उसके बिहेवियर पर पूरी तरह से। अगर आप अटेंटिवली नहीं देखेंगे उसको तो फिर उसको रिपीट कैसे करेंगे। फिर आता है आपका रिटेंशन, यानी कि आपकी मेमोरी जो है वो थोड़ी शार्प होनी चाहिए, आप उस बिहेवियर को रिकॉल कर पाए, एक तरह से उसको याद कर पाए, आपकी मेमोरी में वो बिहेवियर हो कि हाँ भी मुझे ऐसे बिहेव करना है। और फाइनली आप उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब आप उसको इमिटेट करते हैं उस सेम बिहेवियर को, है ना। उसके बाद लास्ट में मोटिवेशन, अगर आपका लेवल हाई होगा तो आप उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करेंगे, नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, जो भी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बच्ची जो है
अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रही है, तो ये प्रॉपर अटेंशन का है, मतलब अटेंशन है, उसका ध्यान है, अटेंटिवली ऑब्जर्व कर रही है अपने रोल मॉडल को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीलिंग्वालिज्म प्रमोट्स। तो मल्टीलिंग्वालिज्म जो है वो क्या प्रमोट करता है ये बताना है। एक्सेप्टेंस ऑफ मेजोरिटी लैंग्वेज की बहुसंख्यक भाषा की स्वीकृति करता है, कि जो भाषा सबसे ज्यादा लोगों में बोली जाती है उसी को स्वीकृत करता है, मतलब मेजोरिटी को मानता है। एडमिक्सचर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस दैट कैन एनरिच अ लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं का मिश्रण है जो किसी भाषा को समृद्ध बना सकता है। अवॉइडेंस ऑफ रिसर्च एक्टिविटी इन ए सिंगल लैंग्वेज, एक ही भाषा में अनुसंधान गतिविधि से बचना, ये मल्टीलिंग्वालिज्म होगा, या फिर प्रमोट करेगा, या फिर कई भाषाओं को जबरदस्ती सिखाना। बेसिकली ये तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है जबरदस्ती वाला। मेजोरिटी की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना, मान लो हमारे देश में हिंदी ज्यादा बोली जाती है तो उसी को एक्सेप्ट कर लेना, ये प्रमोट करता है। जी नहीं, ऐसा प्रमोट नहीं करता है। इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो मल्टीलिंग्वालिज्म तो हम मानते हैं कि एक रिसोर्स है फॉर क्लासरूम। पहले कहते जाते थे कि भाई अगर क्लास में बच्चा डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता है तो इससे एक जो लैंग्वेज हम सिखा रहे होते हैं उसमें इंटरप्शन होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता है। अब मल्टीलिंग्वालिज्म को बहुत ही अच्छा एक रिसोर्स माना जाता है, और इसके बारे में एनसीएफ में देखना, आप एनसीएफ में आपको काफी चीज मिलेगी। सो मल्टीलिंग्वालिज्म बेसिकली आप बहुत सारी लैंग्वेज जो बच्चे बोलते हैं अगर वो एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका मानना है कि उससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होने में हेल्प मिलती है, उनको सेकेंड लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प मिलती है इससे, ये मानता है मल्टीलिंग्वालिज्म, कि बच्चे इससे एक दूसरे की भाषा भी सीख सकते हैं और ये सब। नेक्स्ट है, हु डिफाइंड ह्यूरिस्टिक मेथड एज अ मेथड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ऑफ चिल्ड्रन एज फार एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ ए डिस्कवरर। ठीक है, मतलब अनुमानी पद्धति जो भी ह्यूरिस्टिक मेथड है को शिक्षण की एक विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है, जिसमें एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में बच्चों को यथासंभव स्थान देना शामिल है। सो आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग बोलूं, सॉरी, H.E. आर्मस्ट्रांग जो है उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन्होंने काफी बात की है ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। Who argued that practice in discovery for oneself teaches one to acquire information in a way that makes that information more readily viable in problem solving। मतलब किसने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास जो होता है, प्रैक्टिस जो होती है, व्यक्ति को इस तरह से जानकारी प्राप्त करना सिखाता है जो उस जानकारी को समस्या समाधान में अधिक आसानी से व्यवहार्य बना सकता है। मतलब जो भी उसको जानकारी प्राप्त हुई है, जब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसमें वो उसको यूज कर पाएगा बेसिकली ये। सो देखिए डिस्कवरी लर्निंग के बारे में किसने बात करी है, बेसिकली ब्रूनर ने इसके बारे में बात की है। पैवलोव तो बिहेवियरिस्ट थे, वो तो कर ही नहीं सकते। स्किनर भी बिहेवियरिस्ट थे, ये दोनों ही ये तो मानते थे कि बच्चा जो है उसका दिमाग जो है वो टैबुला रासा है। ठीक है, बिहेवियरिस्ट की फिलोसफी है टैबुला रासा, जॉन लॉक ने इसको दिया था। सो पैवलोव और स्किनर तो बिहेवियरिस्ट थे, वो तो मान ही नहीं सकते कि बच्चा डिस्कवरी भी कर सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो पैसिव लर्नर है, निष्क्रिय क्या कहेंगे इसको, स्टूडेंट होगा बच्चा जो है। ठीक है, पोल फ्रायर का यहाँ पे मेरे को ज्यादा रोल पता नहीं है कि इसमें कुछ उनका था, लेकिन ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात की है। सो यहाँ पे क्लियर कट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, इन सोशल सेटिंग्स वी लर्न ए ग्रेट डील थ्रू इमिटेशन एंड इमिटेशन इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो जो सोशल सेटिंग्स होती हैं उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं इमिटेशन के थ्रू, यानी कि हम नकल करके, मिमिक्री करके सीखते हैं। और इमिटेशन हम ऐसे ही नहीं करते, उसमें कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या कि उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो ये किसने कहा है? सो देखिए यहाँ पे अगेन पैवलोव और स्किनर भी नहीं होगा, वाटसन भी नहीं होगा, तीनों ही बिहेवियरिस्ट है। ठीक है, बिहेवियरिस्ट हैं, यानी कि व्यवहारवादी हैं। हालांकि कुछ व्यवहारवादी बैंडुरा भी थे, मतलब इनके बाद थे, लेकिन बैंडुरा जो है वो प्रॉपर बिहेवियरिस्ट नहीं थे। इन्होंने इमिटेशन के साथ कॉग्निटिव प्रोसेसेस को बहुत महत्व दिया है। तो यहाँ पर ए होगा ऑप्शन, सोशल लर्निंग थ्योरी इनकी जो है, मतलब बिहेवियरिस्ट से अलग थे, ये बात याद रखना आप लोग। ये एक तरह से सोशल, बाद में इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव लर्निंग भी बोला था। तो चलिए आज की क्लास में हम खैर इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवान पैवलोव। तो अगेन आपको ये बताना है कि कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट्स हैं इवान पैवलोव के। ठीक है, सो एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग, स्टिमुलस, जनरलाइजेशन। सो आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी पैवलोव की जो है। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा सभी ने बहुत अच्छे से, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तो आपके सीटेट लेवल पे भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये सारी ही चीजों के बारे में इन्होंने बात की है। एक्सटेंशन, लुप्त हो जाना, जब आप किसी बिहेवियर को रिपीट नहीं कराएंगे बार बार तो वो लुप्त हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन की जो है, आप चीजों में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, आपको किस
चीज, जैसे कि उसमें था ना कि उसको डॉग को बेल जो है उसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकता था, आप एक साइकिल की घंटी बजाओ और आप एक खाने वाली घंटी बजाओ, ये भी सिखाया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन भी बच्चों सिखाया जाता है कंडीशनिंग के थ्रू। फिर हायर ऑर्डर कंडीशनिंग भी कराई जा सकती है। और स्टिमुलस जो है, आपका खाना हो गया, जो भी स्टिमुलस आपको मिल रहा है बाहर से, जो भी प्रोत्साहन मिल रहा है, जो भी स्टिमुलस क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए मैं किसी को थप्पड़ मार देती हूँ तो मेरा थप्पड़ जो उसके गाल के लिए स्टिमुलस हो गया, सो ये एक स्टिमुलस ही होता है। तो जनरलाइज कर सकता है, मतलब एक जगह पे उस स्टिमुलस पे उसने एक बिहेव किया तो दूसरी सिचुएशन में भी सेम स्टिमुलस पे बिहेव करेगा कुछ वो, जनरलाइजेशन भी कर सकता है। सो ये चारों ही होंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज का टॉपिक जो है वो रहेगा आपका ब्रूनर एंड बैंड्रा में कंपैरिजन, ठीक है। बेसिकली हम करेंगे यहाँ पर कंपैरिजन, ओके। सो कंपैरिजन करेंगे दोनों में कि दोनों में क्या विभिन्नताएं थी, दोनों बेबी से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ब्रूनर जो थे, पहले हम ब्रूनर के बारे में बात करते हैं एक बार। सबसे पहली बात बता दूं कि ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को मानते थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, यानी कि बच्चा खुद करके सीखता है, किसी की नकल करना या ये सब ये नहीं मानते थे इस चीज को। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि जिस तरह से आपने पियाजे का नाम सुना है, जिस तरह से आपने वाइगोत्स्की का नाम सुना है, ब्रूनर भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। यानी कि कॉग्निटिव जो पार्ट है हमारी बॉडी का, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। और इनका मानना था कि बच्चा नकल वकल करके कुछ नहीं सीखता है, बल्कि बच्चे के पास एक प्रायर नॉलेज होती है, ठीक है। प्रायर नॉलेज का मतलब क्या है, पहले से एक ज्ञान है उसके पास, जो मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज कह सकते हैं आप इसको, या फिर पहले से जो बच्चे के पास ज्ञान है उसका यूज करता है अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए। और बेसिकली जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है या जो करके सीखने वाली बात है, इसके बारे में ब्रूनर बात करते हैं। इन्होंने एक लाइन बोली जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एन इंडिविजुअल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज विद प्रायर नॉलेज। यानी कि वो कंस्ट्रक्ट करता है, एक इंडिविजुअल अपनी नॉलेज को क्या करता है, जो नया कंसेप्ट है, बेसिकली पियाजे की आपने एसिमिलेशन अकोमोडेशन पढ़ा होगा, तो ये न्यू कंसेप्ट जो है, इसको जो है जिनकी प्रायर नॉलेज होती है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाता है और उसके बाद अपनी जो नॉलेज है उसको मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्ट करता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे कुछ करके सीखते हैं तो वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। और इनका मतलब यह है कि बच्चे को आप इंगेज करके रखो, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक एक्टिव लर्नर है, ओके, ये वाली चीज है। और ये एक और चीज मैं बता दूं कि ये बिहेवियरिस्ट नहीं थे, जो व्यवहारवादी है, पेवलोव, स्किनर, ये सब आपने सुना हुआ, ये नहीं है। इनकी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को हम बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग यानी कि खोज अधिगम इसको कह सकते हैं। तो खोज अधिगम का सिद्धांत जो है वो ब्रूनर के द्वारा दिया गया था, इस चीज को आप याद कर लेंगे। एक और चीज की इन्होंने खोज की थी, वो थी स्कैफोल्डिंग। अब आप कहोगे कि मैडम ये तो वाइगोत्स्की है, लेकिन वाइगोत्स्की से पहले भी स्कैफोल्डिंग का जिक्र कर चुके हैं ब्रूनर। स्कैफोल्डिंग जिसमें एक एडल्ट जो होता है वो बच्चे को, यानी कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होती है, वो बच्चे को स्कैफोल्ड करता है। अगर उसको कहीं पे मान लीजिए वो कोई टास्क पे लगा हुआ है, उसको एक स्टेप उसने पूरा कर लिया, दूसरा पूरा कर लिया, तीसरे में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो प्रॉम्प्ट देगा, क्यूज देगा, हाँ आप कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, देखो ये हो तो गया है, इसमें तो ऐसे ही था, ऐसे करके वो प्रॉम्प्ट देगा। और जैसे जैसे बच्चा उस टास्क को कंप्लीट करने लगेगा, अपना जो सपोर्ट है वो वापस खींच लेगा और बच्चा अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये स्कैफोल्डिंग होती है, इसके बारे में ब्रूनर ने सबसे पहले बात की थी। बेसिकली आप अपनी जो असिस्टेंस है उसको रिमूव कर लेंगे धीरे धीरे। जैसे आपको लगेगा कि बच्चा जो है कंसेप्ट समझ गया है, वो अपने आप कर लेगा, तो आप धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। जबरदस्ती आप उसको आगे तक नहीं लेके जाओगे। जब आपको बच्चे को दिख जाएगा कि हाँ बच्चा कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो एक तरह से आप एक फैसिलिटेटर बनकर उसकी हेल्प कर सकते हो। तो ये जो है ब्रूनर ने बोला था। इसके अलावा ब्रूनर ने जो है अपनी 3 स्टेजेस की भी बात की है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है उसके 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज इनएक्टिव स्टेज, सेकंड इज आइकॉनिक, और थर्ड इन्होंने बात की है सिंबॉलिक की, ओके। सो इनएक्टिव में क्या है, बेसिकली जब आप जो है एक्शंस के थ्रू कोई चीज सीखते हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, खिलौनों को लेते हैं, पटकते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको मजा आता है, उससे थ्रू मतलब मैनिपुलेट करके बेसिकली आप किसी ऑब्जेक्ट को या वो करके अपने एक्शन के थ्रू जब आप करते हैं तो उसको हम इनएक्टिव लर्निंग बोलते हैं। आइकॉनिक में बेसिकली इमेजेस का खेल होता है कि आपके सामने पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप कुछ सीख रहे हैं। सिंबॉलिक में लैंग्वेज आ जाती है, जैसे लैंग्वेज के सिंबल्स होते हैं, ये जो आप ABCD लिखते हैं ये भी सिंबल्स ही हैं, सिंबॉलिक चीज के अंदर आते हैं, तो इसमें लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो 3 स्टेजेस की इन्होंने बात करी है।
तो इससे आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट का अगर देखेंगे तो आप कंटिन्यूस डेवलपमेंट को मानते हैं। उसके अलावा इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की है, यानी कि आप कह सकते हैं, देखो मेरे को पिक्चर ज्यादा बनानी नहीं आएगी, लेकिन इस तरह से कुछ होता है इनका। ओके, मतलब एक तरह से ये कह सकते हो जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, कि एक ही कंसेप्ट को आप सिखा रहे हो, पहले आपने छोटे लेवल पे सिखाया, फिर आपने थोड़ा सा और बड़ा उसका लेवल बढ़ा दिया, फिर और कर दिया, मतलब आप हर स्टेज पे उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो लेकिन कुछ और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये होता है स्पाइरल करिकुलम। तो ये भी ब्रूनर के द्वारा ही दिया गया था। ओके, चलो ये बात हो गई ब्रूनर की। अब हम बात करें बैंडुरा की, तो बैंडुरा ने सबसे पहले अपनी जो थ्योरी थी वो दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, मैं ज्यादा पूरा नहीं लिख रही हूँ, सोशल लर्निंग थ्योरी दी इन्होंने पहले, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी लर्निंग में चेंज किया क्योंकि इनको बिहेवियर्स के साथ कंपेयर किया जाता था। क्योंकि सोशल लर्निंग की थ्योरी में इन्होंने कहा कि बच्चे जो है मॉडलिंग के थ्रू, ठीक है, और इमिटेशन जो होती है उसके थ्रू सीखते हैं। बेसिकली वो अपने मॉडल को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद वो उसको इमिटेट करते हैं, इस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो भाई ठीक है, यही बात बिहेवियरिस्ट भी करते हैं, तो बैंडुरा को क्यों ना बिहेवियरिस्ट मान लिया जाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो मॉडलिंग करते हैं ना बच्चे, ये ऐसे ही नहीं करते कि देख लिया और रिप्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि आपके क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर की थ्योरी में है कि वो लोग कहते हैं कि बच्चे के पास अपना दिमाग ही नहीं है, उसको जो सिखा दिया, जिस तरह से कंडीशनिंग कर दिया आपने, वो एज इट इज करता चला जाएगा। लेकिन बैंडुरा वहां से हटकर बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप मॉडलिंग तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जो है, आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो आपके साथ साथ चलता है। बच्चा किसी को भी मॉडलिंग नहीं करेगा। बच्चे को मान लीजिए 10 टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, उसको एक टीचर पसंद आया, उस एक टीचर का उसको कोई पर्टिकुलर बिहेवियर पसंद आया, तो उसी चीज की इमिटेशन करेगा वो, उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा वो। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी मॉडलिंग करने लग जाएगा, मतलब नकल उतारने लग जाएगा किसी की भी। तो बेसिकली इनकी थ्योरी को हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं इसी बेस पर, क्योंकि मॉडलिंग और ये सब की बात की है इन्होंने। ठीक है, कि इससे बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं बोला है कि बिहेवियरिस्ट की तरह कि ठीक है मॉडलिंग कर लो किसी की भी, इनका कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, मतलब बच्चा अपना पूरा दिमाग लगाता है, उसका कॉग्निशन जो है उसे बहुत हेल्प करता है कि उसको कौन सा पर्टिकुलर बिहेवियर जो है रिपीट करना है। तो उसके बाद इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसका नाम लिखा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव मतलब सामाजिक प्लस में आपको संज्ञानात्मक, इन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दे दिया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इन्होंने बाद में बोला। और इनकी थ्योरी को बेसिकली सोशल लर्निंग, सो जहां हम ब्रूनर को डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं, यहां पर हम सोशल लर्निंग बोलते हैं। ब्रूनर जो है इमिटेशन मॉडलिंग की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सीधा कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देते हैं कि नकल तो कुछ नहीं होती है, बच्चा बेसिकली कंस्ट्रक्ट करके मीनिंग को तब उसको समझता है। लेकिन बैंडुरा यहाँ पे बात करते हैं मॉडलिंग की, इमिटेशन वगैरह की। ओके, इसके अलावा बैंडुरा ने भी 4 प्रोसेसेस का नाम लिया है। एक है अटेंशन, उसके बाद है रिटेंशन, और उसके बाद है रिप्रोडक्शन, एंड देन है आपका मोटिवेशन। ठीक है, अटेंशन का मतलब क्या है कि ध्यान देना। आप जब भी किसी मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस पर आप ध्यान देंगे, उसको समझेंगे, उसकी हरकतों को समझेंगे, वो क्या बिहेवियर कर रहा है उस बिहेवियर को समझेंगे, उसको अटेंटिवली आप ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं इनकी थ्योरी को, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देखो कंफ्यूज होता है, ब्रूनर की थी डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, और इनकी थ्योरी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो ये ध्यान रखना। तो रिटेंशन क्या होता है, बेसिकली जब आपने अटेंटिव होकर उस बिहेवियर को आपने एक तरह से ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आपको क्या नाम है, मेमोरी जो है आपकी उसमें लाना पड़ेगा ना उसको, आपकी मेमोरी में थोड़ा सा तो रखोगे उस बिहेवियर को, क्योंकि आपको रिप्रोडक्शन भी करना है। दैट मीन्स कि आपको बाद में उसको रिप्रोड्यूस भी करना है, यानी कि उसी बिहेवियर को इमिटेट करना है, उसी को रिप्रेजेंट करना है। तो उससे पहले आपको आपकी मेमोरी में रिटेन करना उसको बहुत जरूरी है, आपको याद करना जरूरी है कि कौन सा बिहेवियर आप रिपीट करने वाले हैं। और उसके बाद आप करेंगे रिप्रोडक्शन। जब आपकी मेमोरी शार्प है, आपको पता है आपको क्या करना है, उसके बाद आप रिप्रोड्यूस करते हो, यानी कि उसको प्रेजेंट करते हो, उसको इमिटेट करते हो, उसी बिहेवियर को दोहराते हो एक तरह से। और उसके बाद है मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन लेवल अगर आपका हाई है उस बिहेवियर को करने का, तो आप मोटिवेटेड होंगे तो आप रिपीट भी करेंगे उस बिहेवियर को। अगर आप यहाँ पर मोटिवेटेड नहीं है तो आप उस बिहेवियर को तो छोड़ देंगे या फिर उसको दोबारा से रिपीट आप नहीं करेंगे। तो बैंडुरा ने बेसिकली इन 4 प्रोसेसेस की भी बात की थी। ठीक है, तो ये हो गई बैंडुरा की बात। इसके अलावा बैंडुरा जो है वो सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं। सेल्फ एफिकेसी को बेसिकली बोलते हैं हम आत्म प्रभावकारिता। ठीक है, थोड़े से राइटिंग पे ध्यान मत देना भाई,
आत्म प्रभावकारिता बेसिकली आपकी अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में सोच कि आप कितना क्या कर सकते हो, है ना। आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पर कितना विश्वास है कि आप स्पेसिफिक टारगेट को पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, स्पेसिफिक बिहेवियर को आप रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये सेल्फ एफिकेसी होती है। तो सेल्फ एफिकेसी कोई ऐसा तो है नहीं जो बिहेवियरिस्ट बोलते थे। सेल्फ एफिकेसी के लिए बच्चों को जो है वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि बेंडोरा भी जो है बच्चों को एक्टिव लर्नर मानते हैं, वही ब्रूनर भी मानते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटी दोनों में ही है। दोनों ही बच्चे को मानते हैं कि बच्चा एक्टिव है, वो अपने कॉग्निशन का यूज करता है जब भी वो कोई बिहेवियर रिपीट करता है या कोई भी एक्ट करता है। तो दोनों ही यहाँ पर बिहेवियरिस्ट से अलग होंगे, ठीक है। हालांकि जो डिफरेंसेस हैं कि मॉडलिंग और इन्होंने माना, इन्होंने इसको नहीं माना, ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो ब्रूनर और बेंडोरा है, दोनों ही आप कह सकते हो कि मैंने बता दिया, दोनों ही टैबुला रासा से अलग है, ठीक है। टैबुला रासा क्या कहता है? टैबुला रासा कहता है कि बच्चे का माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट है, ठीक है। ब्लैंक स्लेट कह लो, कोरा कागज कह लो, और उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने द्वारा, जो कि स्किनर और पैवलोव मानते थे। लेकिन बेंडोरा और ब्रूनर दोनों ही ने ही इसको मतलब टोटली नकार दिया है, क्योंकि बेंडोरा कहते हैं उनके दिमाग में पहले से भी उनकी कॉग्निशन है ना, सेल्फ एफिकेसी की उनके अंदर धारणा है। वो जो है एज इट इज नहीं रिपीट करेंगे किसी भी चीज को, बल्कि सोचेंगे समझेंगे तब रिपीट करेंगे। जबकि ब्रूनर तो प्रॉपर कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो इस फिलोसफी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वाली चीज है। सो गाइज, ये था आपका ब्रूनर के बारे में और बेंडोरा के बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन था, और छोटी सा जिस्ट मैंने दोनों की थ्योरी का बता दिया। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप करें। एक तरह से रिवीजन क्लास भी हो सकती है ये, कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि ब्रूनर और बेंडोरा ने क्या क्या बोला है, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।